नमस्कार दोस्तों। आज से हम हिंदी की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जो कि एमपीएसआई एवं एमपी पटवारी के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, हिंदी की बात होती है तो हम बिल्कुल स्टार्ट से ही शुरू करते हैं हिंदी के विकास क्रम से। हिंदी के विकास क्रम कैसा कैसा रहा है, हिंदी शुरुआत में कैसी थी, फिर आगे चलकर कैसी हुई और आजकल हिंदी का प्रयोग किस प्रकार से किया जा रहा है। तो देखिए, पहले हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। लगभग विश्व की 3000 भाषाओं में से एक हिंदी है। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। ये क्वेश्चन पूछा गया भी है और पूछा जा सकता है कि हिंदी किस भाषा परिवार की है, तो भारोपीय भाषा परिवार की है हिंदी। भारोपीय इंडो यूरोपियन भी कह सकते हैं और भारत यूरोप भी कह सकते हैं। भारत में 4 भाषा परिवार है। भाषा परिवार को वर्गीकृत किया है, 4 है। पहला भारोपीय जो कि लगभग 73% है। दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार जो कि 25% है। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार जो कि 1.3% है और चीनी तिब्बती भाषा परिवार जो कि 0.7% है। तो सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा हो गया? भारोपीय भाषा परिवार ही सबसे बड़ा भाषा परिवार है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखते हैं हम हिंदी भारोपीय के भारतीय ईरानी शाखा के भारतीय आर्य उपशाखा की एक भाषा है। यहाँ पर फिर आगे बढ़ते हैं। भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में विभक्त किया गया है। भारतीय आर्य भाषाओं को 3 कालों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से हैं? तो पहला है प्राचीन काल, दूसरा है मध्यकाल और तीसरा है आधुनिक काल। प्राचीन काल का समय 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक रहा। अब यहाँ पर ये ईसा पूर्व क्या होता है, ईस्वी क्या होता है, तो आपको पता होगा। ईसा मसीह के जन्म को 0 ईस्वी कहते हैं और उससे पीछे जाते जाते हैं तो ईसा पूर्व में काउंट होता है, और 0 ईस्वी या ईसा मसीह के जन्म के बाद जाते हैं तो वह ईस्वी में काउंट होने लगता है। तो जैसे 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक प्राचीन काल रहा, मध्यकाल रहा 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक। मतलब यहाँ पर 1500 ईसा पूर्व जो है वो छोटा है और 500 ईसा पूर्व बड़ा है। और यहाँ पर 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक का जो समय रहा वो मध्यकाल रहा। 1000 ईस्वी से लेकर अब तक का जो समय रहा वो आधुनिक काल का रहा। तो अब आगे देखते हैं हम कि प्राचीन काल का जो समय रहा था उसमें कौन सी भाषा का प्रचलन था। तो प्राचीन काल में संस्कृत भाषा का प्रचलन रहा था। पहले हमने देखा ऋषि मुनि लोगों की भाषा क्या हुआ करती थी, संस्कृत हुआ करती थी। तो इसीलिए हिंदी को भी, संस्कृत को हिंदी की आदि जननी कहा जाता है। वो इसीलिए क्योंकि इसी संस्कृत से ही हिंदी का जन्म हुआ है, स्टार्टिंग संस्कृत से हुई है। संस्कृत भी 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सी? वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का दूसरा नाम छांदस है। छांदस भी कहा जाता है किसको? वैदिक संस्कृत को। और अपन कहें कि इसका नामकरण छांदस किसने कहा इसको? तो पाणिनि जी ने कहा था। पाणिनि एक ऋषि हुए थे, इन्होंने इसका नाम छांदस भी कहा वैदिक संस्कृत को। इसका कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक होता है तो हम देख सकते हैं। इसका कार्यकाल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, और लौकिक संस्कृत का कार्यकाल 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक। ऐसे करके टोटल 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक प्राचीन काल चला। फिर आया मध्यकाल। मध्यकाल 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक चला, जिसमें मध्यकाल में भाषा चली पाली भाषा, फिर प्राकृत भाषा आई, उसके बाद अपभ्रंश आया और फिर अवहट्ट आया। तो यहाँ पर पाली भाषा चली थी 500 ईसा पूर्व से लेकर पहली ईस्वी तक। उसके बाद पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक प्राकृत भाषा चली। फिर 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश भाषा चली। फिर 900 ईस्वी से ही अवहट्ट स्टार्ट हो गई थी 1100 ईस्वी तक। ऐसे ये भाषाओं का क्रम चला है। अब हम देखते हैं कि पाली भाषा का प्रयोग किसने किया था। तो गौतम बुद्ध जी ने, गौतम बुद्ध आए थे, इन्होंने अपनी भाषा में पाली भाषा का प्रयोग किया अपनी भाषा में। प्राकृत भाषा का उपयोग किसने किया? प्राकृत भाषा का उपयोग किया था महावीर स्वामी जी ने। महावीर स्वामी के कार्यकाल में प्राकृत भाषा प्रचलित हुई। उसके बाद आया अपभ्रंश। अपभ्रंश को डिटेल से देखेंगे अभी हम। फिर उसके बाद आई अवहट्ट। फिर इन दोनों के बाद, अपभ्रंश और अवहट्ट के बाद आ गई फिर हिंदी का विकास क्रम चालू हो गया। प्राचीन हिंदी, जब हिंदी स्टार्ट हुई थी तो प्रारंभिक हिंदी को ही प्राचीन हिंदी कहा गया। फिर उसके बाद आया मध्यकालीन हिंदी का समय, और फिर उसके बाद आ जाएगा आधुनिक हिंदी का समय। प्राचीन हिंदी का समय 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक, मध्यकालीन हिंदी का समय 1400 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक, और आधुनिक हिंदी का समय 1850 ईस्वी से लेकर अब तक चलेगा। तो यहाँ पूरी डिटेल से हम देखने वाले हैं इन सबको। तो अब आ जाते हैं हम भाषाओं का सही क्रम क्या है। भाषाओं का क्रम देख लेते हैं हम कि कौन सी भाषा कब कब आई। ये पूछ लेता है, एमपीएसआई में क्वेश्चन आया हुआ था कि बताइए भाषाओं का सही क्रम कौन सा है, और 4 ऑप्शन दिए थे ऐसे करके, इनमें कुछ आगे पीछे कर दिया गया था। सबसे पहले संस्कृत आई, उसके बाद क्या आई? पाली आई। पाली के बाद क्या आई? प्राकृत आई। प्राकृत के बाद अपभ्रंश आई। अपभ्रंश के बाद अवहट्ट आई। अवहट्ट के बाद प्रारंभिक हिंदी, और हिंदी का कार्यकाल शुरू हो चुका है। यहाँ पर अवहट्ट के बाद की भाषा है हिंदी है। अब समझते हैं हम, यहाँ पर देख चुके हम संस्कृत को। फिर संस्कृत को 2 भागों में बांटा, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। फिर आया मध्यकाल। मध्यकाल में देखा हमने पाली भाषा, प्राकृत भाषा, इनको समझ लिया। पाली भाषा का प्रयोग गौतम बुद्ध ने किया, प्राकृत भाषा का प्रयोग महावीर स्वामी ने किया। फिर अपभ्रंश को समझ लेते हैं, अपभ्रंश भाषा क्या है। अब देखते हैं अपभ्रंश को, क्या होता है अपभ्रंश। तो अपभ्रंश भाषा का विकास 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी के मध्य हुआ था। इसका विकास अपभ्रंश का, अगर इसको तोड़ें तो ऐसा होगा, अप धन भ्रंश धन घ्या। अपभ्रंश का शब्द का यूँ तो शाब्दिक अर्थ होता है पतन। अपभ्रंश को हम कह सकते हैं पतन या नष्ट करना, पर यह भाषा प्राकृत भाषा से विकसित हुई है। अपभ्रंश किसके बाद आई है? प्राकृत के बाद आई है। पाली आई, फिर प्राकृत आई और फिर अपभ्रंश आई।
तो अपभ्रंश भाषा में प्रमुख रचनाकार कौन कौन है? तो स्वयंभू आए, एक कवि स्वयंभू आए, इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बन सकता है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहते हैं? तो स्वयंभू कवि को। इनकी रचनाओं में पौम चरियु अर्थात इसी को कहते हैं अपन राम काव्य, ये बहुत फेमस है पौम चरियु, जो किसने लिखी है? स्वयंभू कवि ने। किस भाषा में? अपभ्रंश भाषा में। और एक कवि है धनपाल, इनकी रचना है भविष्यत कहा। अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य कहा जाता है इसको। किसको? भविष्यत कहा को। किसने लिखा? धनपाल ने इसकी रचना की। अब अपभ्रंश से निकली कुछ हिंदी की उपभाषाएं, अपभ्रंश से निकली हिंदी की कुछ उपभाषाएं एवं बोलियों को देख लेते हैं। कुछ उपभाषाएं एवं बोलियां देखिए, यहाँ पर मागधी अपभ्रंश से निकली उपभाषा है बिहारी, और बिहारी उपभाषा की कुछ बोलियां हैं। कौन कौन सी? भोजपुरी, मैथिली, मगही, बंगला, उड़िया और असमिया। ये किससे निकली है? मागधी अपभ्रंश से निकली है, और बिहारी उपभाषा की बोली है ये सारी। भोजपुरी, मैथिली, मगही, बंगला, उड़िया और असमिया। अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली हुई उपभाषा है पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी की बोली है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। वैसे ही सौरसैनी अपभ्रंश से निकली उपभाषा है पश्चिमी हिंदी, और पश्चिमी हिंदी की बोली है खड़ी बोली, जिसको हम कौरवी भी कहते हैं। ब्रजभाषा, कन्नौजी, बांगरू या बांगरू को ही हरियाणा जाटू भी कहते हैं, और बुंदेली। उसके बाद सौरसैनी अपभ्रंश से ही निकली है राजस्थानी उपभाषा, जिसकी बोली है जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। जयपुरी पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है, पश्चिमी में मारवाड़ी, मेवाती उत्तरी में और मालवी दक्षिणी राजस्थान में। इसी सौरसैनी अपभ्रंश से ही एक उपभाषा निकली है गुजराती हिंदी। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। खड़ी बोली किस अपभ्रंश से निकली है? सौरसैनी अपभ्रंश से निकली है। खड़ी बोली किस उपभाषा की बोली है? तो पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोली है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एमपीएसआई में ये पूछे भी गए हैं पुराने में। तो हिंदी को अगर थोड़ा डीपली पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें पढ़ना ही पड़ेगा। ऊपर ऊपर का तो हर इंसान पढ़ रहा है। फिर हम देखेंगे आगे कि खस अपभ्रंश से पहाड़ी उपभाषा निकली, और पहाड़ी उपभाषा से बोली निकली हिमाचली, कुमांगली और गढ़वाली। वैसे ही ब्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी उपबोली निकली। पैसाची अपभ्रंश से लहंदा एवं पंजाबी उपभाषा निकली। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी भाषा उपभाषा निकली। ये हमको याद करना पड़ेगा। इनके लिए कुछ ट्रिक भी बना सकते हैं हम, जैसे भोजपुरी, मैथिली, मगही, बंगला, उड़िया, असमिया। इनको याद कर लेना। जैसे इसको कर लेते हैं अवधि ABC, तो पूर्वी हिंदी से बोली निकली ABC, अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बाकी इनको कुछ भी ट्रिक बनाकर आप याद कर सकते हैं। अब देखते हैं हम अभट्ट को। इसे अभट्ट को ही अपभ्रंश का अपभ्रंश या परवर्ती अपभ्रंश कहते हैं। अपभ्रंश का अपभ्रंश क्यों? क्योंकि अपभ्रंश का अर्थ होता है पतन। अपभ्रंश का अर्थ होता है पतन, तो उसने अपभ्रंश का पतन करके ही ये भाषा आई है। अपभ्रंश के बाद की भाषा अभट्ट है, तो अपभ्रंश का अपभ्रंश कहते हैं। मतलब अपभ्रंश का पतन करते हुए यह भाषा आई है। अपभ्रंश का अपभ्रंश मतलब अपभ्रंश को नष्ट करते हुए आई है अभट्ट भाषा, इसलिए इसको ये कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर एमपीएसआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये पूछा गया है, तो आप ध्यान रखिएगा कि अपभ्रंश का अपभ्रंश किसे कहते हैं? तो अभट्ट को कहते हैं। इसका कालखंड 900 ईस्वी से लेकर 1100 ईस्वी तक रहा है। वैसे साहित्य में इसका प्रयोग 14वीं सदी तक होता रहा है। देखिए, अभट्ट के बाद आई है आधुनिक काल। आधुनिक काल या ईस्वी को कह सकते हैं प्राचीन हिंदी। आधुनिक काल मतलब अभी का काल, इसमें प्राचीन हिंदी फर्स्ट में देखेंगे हम, प्राचीन हिंदी, फिर मध्यकालीन हिंदी और फिर आजकल की हिंदी। प्राचीन हिंदी या इसी को कह सकते हैं प्रारंभिक हिंदी, जब हिंदी की स्टार्टिंग था, और इसी को कहते हैं आदिकालीन हिंदी मतलब शुरुआती हिंदी। प्राचीन भाषा का अर्थ है अपभ्रंश अभट्ट के बाद की भाषा। अपभ्रंश और अभट्ट के तुरंत बाद जब आई थी तब, इस पर अपभ्रंश और अभट्ट का थोड़ा बहुत असर भी देखने को मिलता है। हिंदी का आदिकाल ही हिंदी भाषा का शिशुकाल है। हिंदी का आदिकाल मतलब हिंदी का जो स्टार्टिंग था वो ही हिंदी भाषा का शिशुकाल है। शिशुकाल मतलब अभी इसकी शुरुआत ही है हिंदी की। अब इस काल में अपभ्रंश अभट्ट का प्रभाव हिंदी पर मौजूद था। इसमें हिंदी की बोलियों के निश्चित व स्पष्ट स्वरूप विकसित नहीं हुए थे, मतलब हिंदी पूरी तरह विकसित नहीं हो पाई थी, शुरुआती हिंदी थी ये। इसीलिए हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई ये देखते हैं। शुरुआत में जब हिंदी का आदिकाल आया तो हिंदी शब्द कैसे पड़ा, इसका नाम हिंदी क्यों पड़ा? तो हिंदी शब्द मूलतः है फारसी भाषा का है, ना कि हिंदी भाषा का। अब आप लोग चौंक गए होंगे कि ऐसा क्यों, अपना हिंदी अपनी भाषा है तो नाम फारसी से कैसे आया? तो ये तो वही बात हो गई कि बच्चा हमारे घर में जन्मा और उसका नामकरण कोई किसी और ने कर दिया। वैसे ही हिंदी हमारा शब्द है, पर उसका नाम फारस से आया है। कैसे आया है? तो हमारा देश इंडिया के उत्तर पश्चिम में सिंधु नदी बहती है। ये सिंधु नदी बहती है इंडिया के उत्तर पश्चिम में, जिसको इंग्लिश में इंडस भी कहते हैं, और इसी इंडस से इंडिया नाम भी पड़ा भारत का। तो यहाँ पर इसके उत्तर पश्चिम से विदेशी लोग तो सिंधु नदी को पार करते हुए इंडिया आते रहते हैं। तो इधर से ही ईरानी या फारसी लोग भी आए। इन्होंने भारत को, ईरानी लोग सिंधु को हिंदू कहते थे, क्योंकि ईरानी या फारस में सा को हा कहा जाता है। तो ईरानी लोग सिंधु को हिंदू कहते थे, तथा सिंध देश के निवासी सिंधु को हिंदू कहा, तथा हिंदू परिवर्तित होकर हिंदी बन गया। हिंदू में उन्होंने फारसी का ई प्रत्यय लगाया, जिससे हिंदी बना, और हिंदी का अर्थ है हिंद का मतलब सिंध का देश। सिंधु नदी से ही सिंध पड़ा, और सिंध से ही हिंदी नाम प्रचलन में रहा। देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी शब्द मूलतः किस भाषा से आया है? तो फारसी भाषा का शब्द है हिंदी, आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं
प्राचीन हिंदी में मुख्यतः 3 बोलियों का प्रचलन रहा। कौन कौन सी? पहली ब्रजभाषा, दूसरी अवधी और तीसरी खड़ी बोली। ब्रजभाषा का प्राचीन ग्रंथ सुधीर अग्रवाल का प्रद्युम्न चरित्र है। अवधी भाषा की पहली कृति मुल्ला दाऊद की चंदायन या लोरकहा भी कहा जाता है इसको। और खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग अमीर खुसरो द्वारा किया गया, जो एक सूफी कवि थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अमीर खुसरो कौन से कवि थे? सूफी कवि थे। अमीर खुसरो ने किस भाषा में रचनाएं की? तो खड़ी बोली में रचनाएं की। ये पूछा जाता है कि चंदायन किसकी रचना है? तो मुल्ला दाऊद की है। और इन्होंने किस भाषा में रचना की? अवधी भाषा में रचना की। प्रद्युम्न चरित्र किसकी रचना है? तो सुधीर अग्रवाल की है, जिसको किस भाषा में लिखा गया? ब्रज भाषा में लिखा गया। तो खड़ी बोली का प्रयोग अमीर खुसरो ने किया, और अमीर खुसरो को ही तूतीय हिंद या हिंद का तोता भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बना है कि हिंद का तोता किसको कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब जाते हैं मध्यकालीन हिंदी पर। ज़्यादा डीप में भी नहीं जाएंगे हम कि जिससे आपको भी समस्या होने लगे और बोर होने लगे आप, और व्यवस्थित पढ़ाई करेंगे। पूरा एक चैप्टर शुरू से उठाया विकास क्रम से, तो विकास क्रम से होते हुए हम आगे बढ़ते हुए वर्णमाला से संधि, समास, अलंकार, छंद, फिर पूरा इधर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक, सारी चीज़, अवयव वगैरह सारी चीज़ पढ़ेंगे फिर। तो मध्यकालीन हिंदी, मध्यकाल में भी हिंदी की यही 3 बोलियों का और विकास हुआ। यही 3 बोलियां प्रचलन में रही और इनका और विकास हुआ मध्यकाल में। जैसे ब्रजभाषा हुई मध्यकाल में अर्थात भक्ति काल भी कहा जाता है मध्यकाल को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कवि आए जिन्होंने भगवान की भक्ति पर से रचनाएं की। जैसे भक्ति काल में कृष्ण भक्त कवियों ने अपने साहित्य में ब्रजभाषा का चरम विकास किया, जिनमें प्रमुख रूप से कौन कौन? पुष्टि मार्ग या शुद्ध द्वैत संप्रदाय के, किसके? पुष्टि मार्ग या शुद्ध द्वैत संप्रदाय के सूरदास जी बहुत प्रचलित हुए, जिन्होंने कई रचनाएं की, जिनमें इनकी एक रचना सूरसागर बहुत प्रसिद्ध है। इन्होंने सूरसागर किसकी रचना? सूरदास जी की। सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, सूरसागर किसकी? सूरदास जी की। सूरदास जी किस संप्रदाय के कवि रहे? तो पुष्टि मार्ग या शुद्ध द्वैत संप्रदाय के। कृष्ण भगवान पर इन्होंने रचनाएं की ज़्यादातर, तो श्री कृष्ण भगवान की पर रचनाएं की। मध्यकाल को और क्या कहा जाता है? भक्ति काल कहा जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। और संप्रदाय मुक्त कवियों में, मतलब इनका कोई संप्रदाय नहीं रहा, इनमें कौन ज़्यादा प्रचलन में रहे? जो कृष्ण भक्त थे, रसखान और मीराबाई प्रमुख रहे। सूरदास जी को अष्टचाप का जहाज भी कहा जाता है। वेरी IMP क्वेश्चन ये पूछा भी गया है, अष्टचाप का जहाज किसे कहा जाता है? सूरदास जी को कहा जाता है। इन्होंने कृष्ण जी की रचनाएं की, सूरदास जी ने, सबको पता है। अब जाते हैं हम अवधी भाषा पर। अवधी भाषा में भी मध्यकाल में अवधी को साहित्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय कई कवियों को है यहाँ भी, और कई कवियों में जो ज़्यादा फेमस होंगे उनको ही देखेंगे हम, नहीं तो कवि तो बहुत सारे हैं जो कि याद नहीं हो पाते हैं। इनमें सबसे प्रमुख तुलसीदास जी रहे तथा जायसी रहे। अवधी भाषा में साहित्य रचनाओं में राम भक्त कवियों का बहुत योगदान रहा। अवधी भाषा में राम भक्त कवियों का योगदान रहा, और इससे पहले हमने देखी थी ब्रज भाषा, जिसमें कृष्ण भक्त कवियों का बहुत योगदान रहा। जैसे इनमें तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। रचना किस अवधी भाषा में की? तो बेसवाड़ी अवधि में की थी। ये क्वेश्चन भी बना है कि रामचरितमानस की रचना किसने की? तो तुलसीदास जी ने। और किस भाषा में की? तो बेसवाड़ी अवधि में की थी, जिसमें अवधी भाषा को साहित्यिक ऊंचाई मिली। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि तुलसीदास जी ने अवधि का कौन सा रूप प्रस्तुत किया था? तो तत्सम रूप प्रस्तुत किया था। तत्सम मतलब संस्कृति रूप। और जायसी जी ने अवधि का ठेठ ग्रामीण रूप प्रस्तुत किया था। यहाँ पर फिर आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं खड़ी बोली पर। मध्यकाल में खड़ी बोली का भी विकास हुआ एवं कई कवि आए जिनमें खड़ी बोली में कबीर, नानक, दादू, मलुकदास, रज्जव आदि कवि रहे। मध्यकाल में ही रहीम के मदनाष्टक, आलम के सुदामाचरित और जटमल की कोरा बादल की कथा आदि प्रसिद्ध हुई, जो खड़ी बोली में ही प्रयोग हुई। देखिए अब जाते हैं हम आधुनिक कालीन हिंदी पर, मतलब आज की जो हिंदी है वो कैसे आई। तो इस काल में ब्रजभाषा एवं अवधी भाषा का प्रश्न लगभग खत्म हो चुका था। आधुनिक काल में ब्रजभाषा एवं अवधी भाषा खत्म हो चुकी थी, क्योंकि 19वीं सदी के मध्य अंग्रेजी सत्ता का महत्तम विस्तार हो गया था। महत्तम विस्तार भारत पर हो चुका था। इसका प्रभाव हिंदी पर भी पड़ा, तथा उस समय राजनीतिक परिवर्तन ने खड़ी बोली को प्रोत्साहन प्रदान किया। मतलब ब्रजभाषा एवं अवधी तो खत्म हो चुकी थी, पर खड़ी बोली का प्रचलन चलता रहा, तथा अंग्रेजी सरकार ने भी खड़ी बोली का प्रयोग आरंभ कर दिया। तो यहाँ से अब खड़ी बोली चलेगी, और खड़ी बोली ही धीरे धीरे हिंदी का रूप ले लेगी। खड़ी बोली को समझ लेते हैं आप। पहले खड़ी बोली एक आम बोलचाल में प्रयोग की जाती थी, तो बोली थी वो, तब वह बोली कहलाती थी। फिर धीरे धीरे उसमें साहित्य प्रयोग होने लगा, साहित्य में इसका प्रयोग होने लगा, तो वह एक विभाषा या उपभाषा बन गई। देखिए कोई भी आम बोलचाल में प्रयोग किया जाएगा तो वो बोली रहती है, गली मोहल्लों में बोली जाती है, वो बोली होती है। पर अगर उसमें उस भाषा में साहित्य में प्रयोग होने लगे तो वह विभाषा या उपभाषा बन जाती है, जैसे खड़ी बोली बन गई। फिर धीरे धीरे उसे मान्यता मिल जाती है, उसका मानक रूप सामने आने लगता है, या व्याकरण में उसका प्रयोग होने लगता है, तो वह एक भाषा बन जाती है। वैसे ही खड़ी बोली बन गई। अब खड़ी बोली का ही हिंदी के रूप में प्रचलन होने लगा। ऐसे करके खड़ी बोली हिंदी में प्रचलित हुई। अब आगे चल के हम देखेंगे कि खड़ी बोली जो हिंदी भाषा है, हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकारा। कैसे स्वीकारा था, ये सारी चीज़ें आप नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में देखेंगे। अभी यहीं तक रहने देते हैं। तो हिंदी को बहुत व्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे हम, जो कि आपके MP पटवारी या MP SI में बहुत योगदान देगा। तो दोस्तों आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।